Hello everyone, I am Abhinav Jaitwal from GPC करौली। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 204 सब्जेक्ट चैप्टर 5 एसी ब्रिजेस के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ब्रिजेस होते क्या हैं, डिफ्रेंशिएट किया था एसी और डीसी ब्रिजेस को, एसी ब्रिजेस की बैलेंस कंडीशन में इक्वेशंस देखी थी और देखे थे डिटेक्टर कितने टाइप के होते हैं जो एसी ब्रिजेस में अप्लाई होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर और फिर पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज और मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज और एंडरसन ब्रिज। तो इसी के साथ हम सेल्फ इंडक्टेंस को आज कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस और मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटी फैक्टर से। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर or a Q factor is a dimensionless parameter that describes how underdamped an oscillator or resonator is and characterizes a resonator bandwidth related to its center frequency। इसका मतलब ये है कि Q फैक्टर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो कि ये बताता है कि सिस्टम कितना अंडरडैम्प्ड है और या फिर ऑक्सीलेट कर रहा है। Higher Q indicates a lower rate of energy losses relative to the stored energy of the resonator. The oscillation dies out more slowly। Q फैक्टर के कुछ फॉर्मूलेज जो यहाँ इंडिकेट किए गए हैं सीरीज आरएलसी सर्किट और पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए। सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए Q फैक्टर होता है Q इज इक्वल टू ओमेगा एल बाय आर, वेयर ओमेगा इज अ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, एल इज इंडक्टर एंड आर इज रजिस्टर। अगर हम इसको कैपेसिटर के फॉर्म में देखेंगे तो Q इज इक्वल टू 1 ओमेगा नॉट आर सी, वेयर ओमेगा इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, आर रजिस्टर, सी इज कैपेसिटर एंड ऑल्सो इक्वल टू एफ नॉट बाय बैंडविड्थ। एफ नॉट इज अ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और ये इक्वल होता है 1/r रूट ओवर एल बाय सी के। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज हमने देखे वो है सीरीज आरएलसी सर्किट्स के। नाउ हम पढ़ते हैं पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए Q के फॉर्मूलाज। वो है Q इज इक्वल टू आर नॉट बाय डब्ल्यू नॉट एल, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, एल इज इंडक्टर एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी एट रेजोनेंस, विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर सी इक्वल टू आर रूट ओवर सी बाय एल। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो हम क्वालिटी फैक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम ब्रिजेस, अपना पहला ब्रिज पढ़ते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। अभी जितने भी ब्रिजेस हैं ये सब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, यानी इनमें जो कैपेसिटर, इंडक्टर या रजिस्टर अप्लाई हो रहे हैं उनकी एक फिक्स पोजीशंस हैं। अगर हम इसको फिक्स पोजीशंस को हटाएंगे तो वो ब्रिज एक अलग ही ब्रिज बन के सामने आएगा। इसलिए जितने भी ब्रिज है उनके हम स्टैंडर्ड डायग्राम को याद रखना पड़ेगा। तो पहला है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, जिसका डायग्राम दिया गया है। फर्स्ट आर्म जो अननोन आर्म है वो है R1 L1, दूसरी आर्म में एक प्योर रजिस्टर है R2, तीसरी आर्म में एक वेरिएबल रजिस्टर है और एक वेरिएबल इंडक्टर है L3, फोर्थ आर्म में एक प्योर रजिस्टर है R4। ओके, अब एट बैलेंस कंडीशन B यानी डिटेक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वही तो होती है ना एसी ब्रिज की बैलेंस कंडीशन जो कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ी थी। यानी डी में अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब बी और डी क्या होता है, इक्वल पोटेंशियल पे हैं, यानी बी और डी का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब ए का ए टू बी और ए टू डी अगर हम जाएंगे तो ये क्या होंगे, सेम पोटेंशियल सर्किट बनाएंगे ना, क्योंकि बी और डी सेम है और ए दोनों में कॉमन पॉइंट है। यानी कि ए और बी में जो करंट फ्लो हो रहा है I1 और ए और बी में का जो पोटेंशियल है E1 वो होगा E3 के इक्वल, जो कि ए टू डी के बीच पोटेंशियल है। यानी कि E1 इज इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E3, सिमिलरली E2 इज इक्वल टू E4। अब क्या होगा, अब और भी कंडीशन देखिए, अगर बी और डी इक्वल पोटेंशियल सर्किट है इसका मतलब इस आर्म में जो ए और टू बी है वो आर्म में जो करंट फ्लो होगा वही करंट बी टू डी आर्म में फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो पोटेंशियल है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो क्या हुआ, यानी डायरेक्टर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ और रिप्लेस करते ही क्या होगा, ए टू बी इक्वल टू ये करंट और ये करंट सेम हो जाएगा। यानी I1 Z1
इज इक्वल टू I3Z3 इक्वल टू V1। ई क्या हुआ, जो टोटल पोटेंशियल सोर्स वोल्टेज V है, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल जो कि इक्वल होगा E3 और E4 के पोटेंशियल के बराबर। जैसे E1 क्या होगा, टोटल E1 इज इक्वल टू I1R1 प्लस I1 ओमेगा L1, और E3 कितना हो गया, E3 I3R3 प्लस I3 ओमेगा L3। अब हम इन इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, जैसे कि I1Z1 यानी Z1 क्या इम्पीडेंस क्या R1 प्लस जे ओमेगा L1। I1Z1 इज इक्वल टू I3R3, मैंने कहा था ना इक्वल पोटेंशियल है। अब इनको इक्वल करेंगे, I1R1 प्लस जे ओमेगा L1 और I3R3 प्लस जे ओमेगा L3 इक्वल टू V1। I2R2 और I4R4 सेम है क्योंकि दोनों इक्वल पोटेंशियल सर्किट्स है। I1R2 इज इक्वल टू I3R4 क्योंकि I2 इज इक्वल टू I1 होता है और I4 इज इक्वल टू I2 होता है। अभी दो इक्वेशंस को हम पॉइंट आउट करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, R1 प्लस जे ओमेगा L1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 प्लस जे ओमेगा L3 अपॉन R4। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं और सेपरेट करूं रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। वही व्हीटस्टोन वाला आएगा ना, अगर प्योर रजिस्टर या इंडक्टर नहीं है तो। देखिए आ गया ना। और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करूं तो आएगा ओमेगा L1 अपॉन R2 इज इक्वल टू ओमेगा L3 अपॉन R3 विच गिव्स अननोन इंडक्टेंस L1 की वैल्यू क्या आएगी, R2 अपॉन R4 इंटू L3। तो इस हिसाब से मेरे पास अननोन R1 आ गया और अननोन L1 आ गया। और यही हमारा मैक्सवेल ब्रिजेस का जो काम था कि अननोन रजिस्टर इंडक्टेंस निकालना, वो हल हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। अब जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो है मैक्सवेल एलसी ब्रिज का। मैक्सवेल एलजी, जैसे कि मैंने कहा था कि सारे ब्रिजेस के एक फिक्स सर्किट डायग्राम होते हैं, तो ये आपके जब सामने जो एक डायग्राम है वो है मैक्सवेल एलसी ब्रिज का। इसके आर्म 1 में एक रजिस्टर R1, एक इंडक्टर L1, आर्म 2 में एक प्योर रजिस्टर R2, आर्म 3 में एक प्योर रजिस्टर R3 और आर्म 4 में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर C का और कैपेसिटर R का। इनके अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वो है E1, E2, E3, E4 रेस्पेक्टिवली, और सोर्स वोल्टेज है मेरे पास V1। अब Z, अगर मैं आर्म 4 में देखूं, Z4 क्या है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर और रजिस्टर का, यानी X4 R4 अपॉन X4 प्लस R4। यानी जब मैं इसका सिंप्लीफाइड करूंगा तो वो आएगा R4 अपॉन R4 प्लस XC अपॉन प्लस 1। जैसे कि मैंने एक कॉर्नर में एक रफली इसको सिंप्लीफाई कर रख रहा है आर्म 4 के सर्किट को। अगर मैं बैलेंस करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम हुआ, यानी R1 प्लस जे ओमेगा L1 मल्टीप्लाई विद R4 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा C4 R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। अब मैं इमेजनरी और रियल पार्ट को इक्वेट करूं तो R1 जो मेरे पास निकल के आएगा वो होगा R2 इंटू R3 अपॉन R4, और जो L1 निकल के आएगा वो होगा R2 R3 इंटू C4। यानी जो मेरे पास अननोन कैपेसिटेंस अननोन रजिस्टर है वो होगा R2 R3 अपॉन R4, और अननोन इंडक्टर क्या होगा R2 R3 इंटू C4। यानी मेरे पास जो अननोन क्वांटिटीज वो कैलकुलेट हो गई है। अब इसका क्यू फैक्टर मैं कैलकुलेट करूंगा, वो होगा Q इज इक्वल टू ओमेगा L1 बाय R1, जो कि है L1 की वैल्यू क्या है R2 R3 C4। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो Q की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी ओमेगा C4 इंटू R4। तो ये मेरे पास एक इक्वेशंस थी, सर्किट डायग्राम था, फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट किया हुआ है मैक्सवेल एलसी ब्रिज का। अब सामने आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो है एंडरसन ब्रिज का। मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, कई सारे ब्रिजेस होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ 3 ब्रिजेस है। पहला है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, दूसरा है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, और तीसरा है एंडरसन ब्रिज जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। एंडरसन ब्रिज एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड ब्रिजेज है इन सारे ब्रिजेज में, जिसमें 4 की जगह 5 आर्म्स होती है। जिसका सर्किट डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसकी आर्म 1 में है L1 और अननोन R1, जो R1 एक इंटरनल रेजिस्टेंस है L1 कॉइल का, R3 एक सेकंड आर्म है R2, तीसरी आर्म है इसकी R3 की, फोर्थ आर्म है प्योर रजिस्टर R4 की,
और डिटेक्टर के साथ एक छोटा रेजिस्टेंस वेरिएबल इंक्लूड किया गया है। और आर्म 5 जो कि QC है वो है, उसमें एक कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर C4। अब हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ 5 आर्म्स एंड ड्यू टू विच शील्डिंग बिकम डिफिकल्ट। इसमें 5 आर्म होती है जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग इसमें डिफिकल्ट हो जाती है। इट इज़ यूज टू मेजर Q फैक्टर, लो Q फैक्टर। इट इज़ हाईली एक्यूरेट कंपेयर टू अदर ब्रिज सर्किट। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है लेकिन उसके बावजूद सबसे इफेक्टिव और सबसे एक्यूरेट सर्किट माना जाता है एंडरसन ब्रिज। अब हम इसकी बैलेंसिंग पढ़ते हैं और अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अंडर बैलेंस कंडीशन I1 इज इक्वल टू I3 एंड I2 इज इक्वल टू IC प्लस I4। I1 इज बैलेंस कंडीशन में डिटेक्टर का कोई रोल नहीं रहेगा और मैं KVL लगाऊंगा तो I2 इज इक्वल टू IC प्लस I4। I2 इज इक्वल टू IC प्लस I4, जो कि I2 इक्वल टू IC प्लस I2 यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई IC और I4 अकॉर्डिंग टू KCL एट पॉइंट D। I1 इज इंटू R3, अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाइड करूँ IC इंटू 1/j⍵C, क्योंकि E3 और VC इक्वल है लूप 1 में। देखिए आप, जो लूप 1 मैंने रेड पेन से लगा रख रहा है, तो IC क्या हुआ, I1j⍵C इंटू R3। इक्वेशन 1 इसको हम नाम देंगे। अंडर द बैलेंस ऑफ सेकेंड साइड, अगर लूप 2 में चलाऊंगा उसमें, जो कि मैं डायग्राम दे दिया था, I1 स्मॉल r1 प्लस कैपिटल R1 प्लस j⍵L1 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस IC इंटू स्मॉल r। और ऑल्सो IC स्मॉल r प्लस 1/j⍵C इज इक्वल टू I2 माइनस IC मल्टीप्लाई विद R4, इक्वेशन 3। अब IC को इस इक्वेशन 3 में पुट करूँगा तो क्या आएगा निकल के, I1 R1 प्लस R1 यानी स्मॉल r1 प्लस कैपिटल R1 प्लस j⍵L1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस j⍵C R3 इंटू R फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और इक्वेशन 4 क्या आएगी निकल के, I1, इसी को सिंप्लीफाई कर रहा तो मैंने, I1 स्मॉल r1 प्लस कैपिटल R1 प्लस j⍵L1 माइनस j⍵C R3 इंटू R विच इज इक्वल टू I2 इंटू R2। फर्दर सिंप्लीफाई में इक्वेशन 5 जो कैलकुलेट आएगी वो होगी I1 j⍵C कैपिटल R3 स्मॉल r प्लस j⍵C कैपिटल C R3 R4 प्लस R3 विच इज इक्वल टू I2 इंटू R4। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 5 नाम दूंगा और इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 है और इक्वेशन 5 है, इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो निकल के मेरे पास वैल्यू आएगी कैपिटल I1 ब्रैकेट ओपन स्मॉल r1 प्लस कैपिटल R1 प्लस j⍵L1 माइनस j⍵C R3 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू I1 ब्रैकेट ओपन R2 इंटू R3 अपॉन R4 प्लस j⍵C R2 R3 इंटू R अपॉन R4 प्लस j⍵C R3 इंटू R2। मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट करूँगा इक्वेशन 6 से, तो मेरे पास जो मॉडुलस R1 आएगा वो होगा R2 इंटू R3 अपॉन R4 माइनस R1 यानी स्मॉल R1, और L1 आएगा मेरे पास C इंटू R3 अपॉन R4 ब्रैकेट ओपन R4 प्लस R2 प्लस R2 R4। ये मेरे पास जो अननोन क्वांटिटीज़ आई वो आएगी R1 L1। हेंस एंडरसन ब्रिज का जो यूज़ था कि अननोन इंडक्टर और कैपेसिटर निकालना आर्म 1 से, वो मेरे पास आ चुका है और इसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ अब हो सकता है। एंडरसन ब्रिज का जो फेजर डायग्राम है वो आपके सामने रिप्रेजेंट करा गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैक्सवेल, अब मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस और मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इस AC ब्रिज के जो हम जितने भी ब्रिजेस हैं उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे एक फ्लो चार्ट, एक चार्ट के थ्रू, एक टेबुलर फॉर्म में और एक चार्ट के थ्रू। वैसे तो कैपेसिटेंस निकालने के भी कई सारे ब्रिजेस हैं, जैसे डी सॉटीज ब्रिज हुआ, अपना शेयरिंग ब्रिज हुआ, लेकिन कोर्सेज में सिर्फ एक ब्रिज जो कि शेयरिंग ब्रिज है वो आएगा। और मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे पास जो ब्रिज मैं काम में लूँगा वो होगा वेन्स ब्रिज। तो टोटल 7 ब्रिज है इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 ब्रिज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, वो है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज और एंडरसन ब्रिज। जो 2 ब्रिज हमने मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़े थे
उसमें से एक ब्रिज था मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज और मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस के लिए कैल्विन्स ब्रिज। यानी 3 ब्रिज इसमें और 2 ब्रिज हम मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में स्टडी अब तक कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट ब्रिजेज हैं वो आएगा शेयरिंग ब्रिज और विंस ब्रिज, और इसी के साथ हम चैप्टर 5 को नेक्स्ट पार्ट में बाइंड अप करेंगे। थैंक यू।